हेलो बच्चों, हम क्लास 7th का अतीत का पाठ 1 पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे इसके। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। फिर दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको सही गलत बताने हैं। तो क है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो ये सही है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, तो ये भी सही है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, तो ये भी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, तो ये गलत है, ये गलत है। फिर तीसरा, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं, तो इसका होगा दस्तावेज। अभिलेखागारों में दस्तावेज रखे जाते हैं। ख है, डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो इसका होगा जियाउद्दीन बन्नी। इसका होगा जियाउद्दीन और बन्नी, जियाउद्दीन बन्नी। और डैश 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 और डैश इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं, तो वह है आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। फिर चौथा प्रश्न है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दे। 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हो गया था। फिर पांचवा प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। तो 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तित्व स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण होने लगा, पुरोहितों का महत्व बढ़ा जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 6वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। तो ये थे ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। मुख्य धार्मिक परिवर्तन थे ये। और फिर छठा प्रश्न है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान का शब्द का अर्थ कैसे बदला? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से था। तो 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ क्या बताया था? गंगा और यमुना के बीच स्थित पंजाब और हरियाणा से है। फिर उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग
14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। तो ये 13वीं सदी का था और ये 16वीं सदी का। फिर है जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो इसका होगा जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी जिससे कि वे अपने जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। पंचायत, ये ना पंचायत किसे कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। फिर है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। इसका क्या था, जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलकर बना है, वो क्या होता है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। फिर 9वां प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। यहाँ पे आई थी। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती हैं। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है क्योंकि वह किसी और भाषा में लिखी थी। फिर आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटी मोटी फेर बदल कर चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इतिहासकारों को बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए उन्होंने, लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसमें से आप ये और इसमें से आप ये नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। तो इसका होगा, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास का प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। तो यह 10वें का उत्तर था। अब 11वां प्रश्न है, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 और मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाएं। तो ये आपके बुक में दे रखा होगा, मैप 1 और मैप 2। उसको देखकर आपको आज के समय के मानचित्र से समानताएं असमानताएं लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। मानचित्र 1 अरब भूगोल वेता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानता थी। तो कौन सी थी? समानता ये थी कि इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है और इस मानचित्र में कुछ जानी पहचाने नाम भी है, कन्नौज, सूरत। और असमानता यह है कि अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत होंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। ये मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे बम्बई क्षेत्र, गुजरात,
का क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। फिर ये लास्ट प्रश्न है, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख कहाँ से रखे जाते हैं या फिर रिकॉर्ड। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसको उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं? उनका उपयोग कौन लोग करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख या रिकॉर्ड कह सकते हैं, जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख का अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागारों की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाती है और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? शोधार्थियों तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो हमारा पाठ 1 कंप्लीट हो गया, अतीत का पाठ 1।